Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Coach problem number 3025 which is find the number of ways to place people one. मीडियम मार्क क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप आगे भी यूज़ करोगे। उन सारी चीज़ों को भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सीख सकते हो। सो लेट्स क्विकली शिफ्ट टू द वाइट बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। We are given a 2D array points of size n cross 2, ठीक है, n number of rows and 2 columns representing integer coordinates of some points on a 2D plane where points I is equal to xi comma yi, ठीक है. We have to count the number of pairs AB where A is on the upper left side of B and there are no other points in the rectangle or line they make including the border, ठीक है. सपोज मान लेते हैं कि ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है, एक 2D प्लेन गिवन है, ठीक है. सपोज मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट A है एंड दिस इज B. मैं मार्क कर देता हूँ इनको. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं राइट एक 2D प्लेन में. तो मेरे को क्या करना है, ऐसे पेयर्स A और B फाइंड आउट करने हैं सच दैट फॉर B A ना हमेशा उसके अपर लेफ्ट साइड आना चाहिए, ठीक है. या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको ऐसा पॉइंट A आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स B हों सच दैट B उसके लोअर राइट साइड आने चाहिए. अगर आप देखो A जो है वो B के अपर लेफ्ट में आ रहा है राइट. तो फिर A और B एक वैलिड पेयर है. और आप देखो ये एक रेक्टेंगल भी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. आपको ये तो चेक करना ही है कि ए हमेशा बी के अपर लेफ्ट में आना चाहिए, बट आपको ये भी चेक करना है कि ए और बी जो लाइन या जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में कोई और पॉइंट नहीं आना चाहिए. अगर कोई और पॉइंट आ रहा है ना तो ये जो ए बी पेयर है आपका जो आपने बनाया है जो आपने आइडेंटिफाई किया है ये गलत है, ठीक है. तो फिर इसको आप काउंट में नहीं, इसको आप जो जो भी काउंट वेरिएबल बनाओगे इस केस में आप काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करोगे. सपोज मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है तो ये जो इसकी सेकेंड कंडीशन है ये तो ब्रेक हो जा रही है, ठीक है. तो फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, जो पॉइंट्स हमको गिवन है वो है 1 1 2 2 एंड 3 3. आउटपुट इसका 0 आ रहा है, ठीक है. समझने की कोशिश करते हैं. पहली चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई करी वो ये है कि जो पॉइंट्स मेरे को गिवन है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन है, ठीक है. एक काम करते हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट को ना ए अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. और बी जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ बी, ठीक है. अब मैंने ए तो 1 1 को मान लिया, तो जो बी पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे? बी पॉइंट्स वो होंगे जो कि मेरे ए से लोअर राइट साइड लाई कर रहे हो. तो अगर मैं ए पे खड़ा होके लोअर राइट साइड देखूं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं कि क्या कोई बी प्रेजेंट है, कोई एलिजिबल बी, तो आप देखो यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है लोअर राइट साइड में. अगर आप ए से लोअर राइट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में देखो तो आपको कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं. अगर कोई पॉइंट ही नहीं है तो मतलब ए मेरा वैलिड ए नहीं है. वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई भी वैलिड पेयर ए बी फॉर्म नहीं करेगा. तो 1 1 तो मेरा ए नहीं हो सकता, ठीक है. तो 1 1 को ए मानने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ. अभी तक जो हमको पेयर्स मिले हैं वो 0 मिले हैं, ठीक है. तो 2 2 को मैं ए बना के देखता हूँ. 2 2 पे खड़ा होके अगर मैं लोअर राइट साइड देखूँ और कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ जो कि एलिजिबल हो बी होने के लिए, तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. तो दैट्स वाई बी, ये जो 2 2 है ये भी एक वैलिड ए नहीं है और ये भी कोई पेयर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है. तो अभी भी मेरा काउंट 0 ही रहेगा. नेक्स्ट क्या था 3 3 3 को मैं ए मान के देखता हूँ. 3 3 पे खड़ा होता हूँ और लोअर राइट साइड देखने की कोशिश करता हूँ. लोअर राइट साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है. कोई पॉइंट नहीं है मतलब कोई भी मैं फॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा इफ़ आई चूज 3 3 एज माई ए, ठीक है. इसका मतलब क्या है 3 3 भी एक वैलिड ए नहीं है और ये कोई वैलिड पेयर ए भी फॉर्म नहीं करेगा. तो जो मेरा ओवरऑल काउंट रहा वो तो 0 ही रहा, ठीक है. दैट्स वाई जो आउटपुट है वो 0 है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देयर इज नो वे टू चूज ए एंड बी सो ए इज ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ बी, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 इज पॉइंट्स जो गिवन है वो है 6 2 4 4 2 6. पहली चीज़ जो मैंने आइडेंटिफाई करी एग्जाम्पल 2 देखने के बाद वो ये थी कि ये जो पॉइंट्स मेरे को गिवन है ना ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं गिवन है. अगर आप देखो तो कार्टेशियन प्लेन में 6 2 सबसे राइट साइड लाई कर रहा है और मेरे को क्वेश्चन में सबसे पहले वही पॉइंट गिवन है, ठीक है. फिर 4 4 फिर 2 6, मतलब आप कह सकते हो मेरे को रिवर्स ऑर्डर में गिवन है. मेरे को राइट टू लेफ्ट फॉर्म में गिवन है, मेरे को लेफ्ट टू राइट में नहीं गिवन है, ठीक है. इससे आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि आपको सॉर्ट करना पड़ेगा. सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा ये हम आगे समझते हैं. पहले ये जो आउटपुट 2 आ रहा है इसका ये समझते हैं ये कैसे आया. इन्होंने क्या किया, बस इन पॉइंट्स को 2D प्लेन में पॉइंट कर दिया एक एक करके. फिर देखते हैं. सब पहले इन्होंने क्या किया है 4 4 को ए माना है, ठीक है. रुको मैं थिकनेस चेंज करता हूँ. अगर मैं 2 2 को ए मानता हूँ, ठीक है, और ए पे खड़ा होके मैं लोअर राइट साइड देखता हूँ और बी पॉइंट्स को एलिजिबल बी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ. तो अगर मैं ए पे खड़ा हूँ मैं लोअर राइट में देखता हूँ तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा 6 2. मतलब मेरे को एक पॉइंट बी मिल गया है, मतलब एक पॉइंट मिल गया है जो कि एलिजिबल है
बी होने के, ठीक है, पर अभी कंफर्म नहीं है कि ये बी हो सकता है या नहीं। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये तो हमने अभी चेक ही नहीं किया। देयर आर नो अदर पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल और लाइन दे मेक इंक्लूडिंग द बॉर्डर, ठीक है। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में कहीं कोई और पॉइंट तो नहीं आ रहा है। अगर कोई और पॉइंट आ रहा होगा तो ये जो 6,2 है ये तो एलिजिबल तो है, बट ये हो वैलिड भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ए और बी ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और इसके बीच में इस केस में तो कोई भी पॉइंट है नहीं। तो ए बी एक वैलिड पेयर है, ठीक है। तो मेरे वैलिड पेयर्स का काउंट अभी 1 हो गया। नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगर मैं 2,6 को ए मान लेता हूँ, ठीक है, और ए पे खड़ा होके मैं लोअर राइट डायरेक्शन में देखता हूँ और एलिजिबल बी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा 4,4। इसका मतलब क्या है? ये मेरा बी हो सकता है। अभी है नहीं बी क्योंकि अब मेरे को सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है कि ए और बी जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं इनके बीच में कोई और पॉइंट तो लाई नहीं कर रहा। इस केस में कोई और पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो फिर ये एक वैलिड पेयर हो गया ए बी। तो अब मेरे वैलिड पेयर्स का अकाउंट 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में अगर आप देखो सेकेंड ही है बेसिकली। अगर आप ए पे खड़े होके 2,6 को ए मान लेते हैं, आप ए पे खड़े होके लोअर राइट डायरेक्शन में देखते हो, तो आप देखोगे कि 4,4 तो है ही, बट 6,2 भी तो है। अगर आप देखो ए के लोअर राइट साइड में ही तो लाई कर रहा है 6,2, तो ये भी तो हो सकता है, मतलब बी होने के एलिजिबल तो ये भी है। तो ये एक बड़ा रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, राइट, ठीक है। तो ये एलिजिबल है बी होने के लिए और ये ए है। अब मेरे को चेक करना है अपना सेकंड वाला कंडीशन। सेकंड वाला कंडीशन ये है कि ए और बी जो भी रेक्टेंगल या लाइन फॉर्म करते हैं उसमें कोई और पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ तो बीच में 4,4 आ रहा है। अगर 4,4 आ रहा है तो वो इस एरिया में ही आ रहा है ना। तो क्या हुआ? तो ये जो आपने पेयर फॉर्म किया ए बी, ये एक वैलिड पेयर नहीं है। तो टोटल मैंने कितने वैलिड पेयर्स देखे? 2 देखे। तो आउटपुट क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इंट्यूशन पे आते हैं। पहली चीज़ लाइक आई सेड जो हिंट दिया मैंने आपको वो ये था कि ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं गिवन है, ठीक है। अब सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन होने का नुकसान क्या होगा, सॉर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है 6,2, राइट। 6,2 को आप ए मान सकते हो, ठीक है। अब जो एरिया आपको गिवन है वो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं गिवन, मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं गिवन है, ठीक है। और अगर आप 6,2 को ए मानते हो तो आगे जो एलिजिबल पॉइंट्स होंगे बी होने के वो क्या होंगे? वो लोअर राइट साइड ही लाई कर रहे होंगे। अब मेरे को तो पता नहीं है ना, अगर मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि 4,4 में लेफ्ट में है या ये राइट में है, कुछ भी नहीं पता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक करके। सपोज मान लो मैं 6,2 पे खड़ा हूँ, मेरे को 2,6 पे जाके भी चेक करना पड़ेगा कि ये बी हो सकता है या नहीं। मेरे को 4,4 पे जाके भी चेक करना पड़ेगा कि ये बी हो सकता है या नहीं। पर आप एक बात बताओ, क्या 2,6 और 4,4 कभी बी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो बी था वो हमेशा मेरे ए के लोअर राइट साइड लाई कर रहा था। बट ए कॉमा ये 2,6 और 4,4 ये तो कहाँ लाई कर रहे हैं? ये तो अपर लेफ्ट में लाई कर रहे हैं। तो ये तो एलिजिबल ही नहीं होने चाहिए थे, मतलब लेफ्ट वाले पॉइंट तो एलिजिबल ही नहीं होने चाहिए ना। बट क्वेश्चन में तो मेरे को सॉर्टेड ऑर्डर में गिवन नहीं है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं गिवन है तो मेरे को एक एक करके ही चेक करना पड़ेगा कि ये मेरे ए पॉइंट के लेफ्ट साइड आ रहे हैं, राइट साइड आ रहे हैं, अपर लेफ्ट में आ रहे हैं, लोअर राइट में आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर इससे मेरे को ये पता चला कि मेरे को देखो सॉर्ट तो करना पड़ेगा। अब सॉर्ट मैं किस फॉर्म में करूँ, कैसे सॉर्ट करूँ? तो फिर सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 2,6 आना चाहिए। सबसे पहले एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा, फिर 4 होगा, वो 6 होगा। और बाय चांस अगर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हो जाती हैं, जैसे यहाँ 2,6 है, मान लो यहाँ पे मेरे को 2,4 पॉइंट मिल जाता है, तो आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है दोनों का। तो अब मैं किस बेसिस पे सॉर्ट करूँ? तो अब मेरे को वाई के बेसिस पे सॉर्ट करना पड़ेगा। और वाई के बेसिस पे जब आप सॉर्ट करते हो तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वाई की वैल्यू अगर 5 है तो वो पहले आएगी वाई की वैल्यू 3 से, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी हम आगे समझेंगे। पहले एक चीज़ और समझते हैं, ठीक है। अगर मैं 2,6 को ए मान लूँ, ठीक है। अभी ये 6,2 मेरा ए नहीं है, ठीक है। इसको रुको मैं डिलीट कर देता हूँ। 6,2 मेरा एक वैलिड ए नहीं है। अभी मैंने 2,6 को ए मान लिया, तो आप देखो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। सिमिलरली ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, बट ये रेक्टेंगल हमको पता है ये वैलिड इसलिए नहीं है, ये वाला पेयर 2,6 6,2, क्योंकि इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 7,7 भी प्रेजेंट होता तो आप देखो अगर 2,6 ए है तो 7,7 क्या ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे अगर ये भी है। बट 7,7 तो एक एलिजिबल पॉइंट हो ही नहीं सकता ना फॉर बी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो बी पॉइंट है वो लोअर राइट में लाई करना चाहिए था, बट ये कहाँ है? ये तो अपर राइट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ेंगी कि जो पॉइंट है वो चलो राइट साइड तो है,
7,7 2,6 के राइट में है, बट नीचे भी होना चाहिए। बट इस वाले केस में ये ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, ए से 2,6 से बी जो है वो ऊपर लाई कर रहा है, तो सो दैट्स वाई ए बी ये एक वैलिड पेयर नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद हम लोग सीधा कोड लिखेंगे। देखो मैंने क्या किया, 2,6 को ए मान लिया अभी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, हर एक पॉइंट पे खड़ा होके मैंने कोशिश किया कि मैं लोअर राइट डायरेक्शन में देखूं। लोअर राइट में मैंने देखा तो मेरे को 4,4 मिला, ठीक है। तो फिर ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा बिटवीन 2,6 एंड 4,4, ठीक है। अब मैं और राइट साइड देखूंगा, लोअर राइट साइड, तो मेरे को एक यहाँ पॉइंट मिल रहा था ऊपर वाले केस में 6,2, बट इस वाले केस में यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, विच इज़ 5,5। अब अगर आप देखो तो 5,5 और 2,6 क्या रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, ये वाला रेक्टेंगल फॉर्म होगा। अगर आप 5,5 को देखो तो 5,5 इज इन ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ 2,6, तो ये एलिजिबल तो है। अब अगर आप देखो 2,6 और 5,5 जो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्या बीच में कोई और पॉइंट आ रहा है? कोई और पॉइंट तो नहीं आ रहा है। 4,4 तो है और 4,4 तो नीचे है 5,5 से, ठीक है। तो फिर ये भी मेरा एक वैलिड रेक्टेंगल होगा और ये भी 5,5 भी एक वैलिड भी होगा, ठीक है। तो इस केस में दो पेयर बनेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने इसलिए समझाई क्योंकि आपको एक चीज़ और ट्रैक रखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी को ए मानते हो, ठीक है, जैसे 2,6 को मैंने ए माना, अब मेरे को आगे के सारे पॉइंट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। पहले मैं 4,4 को ट्रैवर्स करूंगा, फिर 5,5 को ट्रैवर्स करूंगा। तो हर एक पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई क्या देखी है अभी तक। जैसे इस वाले केस में जब मैं 2,6 पे खड़ा हूँ तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। सपोज मान लो 4,4 है, ठीक है, यहाँ पे 4,7 होता तो वो ये पॉइंट कहीं यहाँ लाई कर रहा होता, बट क्या ये एक वैलिड भी होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इसकी y की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। भले ही x की वैल्यू कम, x की वैल्यू भी ज़्यादा है, पर हमको तो राइट डायरेक्शन में ही देखना था, तो x की वैल्यू से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको y की वैल्यू से पड़ता है। पर अगर आप इस पॉइंट की y की वैल्यू देखो तो वो इससे ऊपर है, बट मेरे को तो लोअर राइट साइड देखना था, तो ये एक वैलिड भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे को जो मैंने सबसे हाईएस्ट वैल्यू y देखी है वो 4 देखी है, ठीक है। तो फिर ये एक वैलिड रेक्टेंगल मैंने फॉर्म कर लिया। अभी तक मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या देखी है? 4 देखी है। अब मैं आऊँगा 5,5 पे। 5,5 पे जब मैं आता हूँ तो मैंने देखा इसकी y की वैल्यू 5 है और मैक्सिमम जो y की वैल्यू अभी तक मैंने देखी है वो 4 देखी है। तो ये भी एक वैलिड रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि x की वैल्यू तो डेफिनेटली हायर है 4,4 से, बट y की वैल्यू भी हायर है। अब आप बोलोगे ये लोअर होती तो क्या होता? अगर मान लो पॉइंट होता 6,2, तो हमने तो देखा ही है, अगर मैंने मैक्सिमम वैल्यू 4 देखी है और यहाँ पे क्या आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। तो आप देखो ये वाला जो पॉइंट है 6,2, ये जो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा विद 2,6, उसके बीच में आ जाएगा ये वाला पॉइंट 4,4। तो एक वैलिड रेक्टेंगल फॉर्म नहीं होगा, एक वैलिड पेयर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो ना 2,6, तो आप राइट साइड जाओगे और ट्रैक करते रहोगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या देखी आपने। अभी 2,6 पे खड़े हो और आप 4,4 पे जब आते हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या देखी है? अभी तो कुछ भी देखा ही नहीं है ना हमने, कोई और पॉइंट देखा ही नहीं है, तो आप उसको इंट मैन मान सकते हो। तो इंट मैन से तो बड़ा ही है 4,4, तो 2,6 और 4,4 एक वैलिड पेयर फॉर्म करेगा। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है इसकी वैल्यू को आपको अपडेट करना पड़ेगा और ये 4 हो जाएगा। फिर आप आगे आओगे 5,5 पे आए तो आपने देखा कि इसकी जो y की वैल्यू है इज ग्रेटर देन जो मैक्सिमम y की वैल्यू मैंने अभी तक देखी है, तो ये एक वैलिड पेयर फॉर्म करेगा विद a, ठीक है। तो फिर इस केस में आपको दो पेयर्स मिलेंगे। अब आई थिंक आपको 60-70% ऑफ द क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको बस लोअर राइट साइड देखना है और सॉर्ट पहले आपको कर लेना है, ठीक है, अपने पॉइंट्स वेक्टर को। बस यही सब इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। जल्दी से कोड लिखते हैं और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल n बनाता हूँ विच इज़ पॉइंट्स डॉट साइज, और एक काम करता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंट, जो कि ट्रैक रखेगा मेरे वैलिड पेयर्स का। उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैं पॉइंट्स को सॉर्ट करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ x करूँगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूँगा, और जहाँ पे भी x की वैल्यू इक्वल हो जाती है वहाँ पे मैं y के बेसिस पे करूँगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करूँगा। तो मैं सॉर्ट करता हूँ पॉइंट्स डॉट बिगिन से लेके पॉइंट्स डॉट एंड तक, और यहाँ पे मेरे को एक कंपेयर भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर को जल्दी से लिख लेते हैं। बेसिकली एक स्टैटिक फंक्शन होता है, ठीक है, बूलियन टाइप का। ये क्या लेगा, वेक्टर एंड एम्परसैंड ए। अगर आपको इन सब चीज़ों में डाउट है ना तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब देखो, अब अगर मेरा जो x की वैल्यूज़ है, ठीक है, फॉर a एंड b, अगर ये इक्वल हो जाती है तो मेरे को y के बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा a ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन b ऑफ 1। इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर इसमें कोई डाउट है ना तो आप प्लीज़ कमेंट करना, इस पर मैं एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा,
ठीक है, तो सॉर्ट किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्स होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जिस भी केस में एक्स की वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ वाई करेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब हम क्या करते हैं, अपना जो पॉइंट्स वेक्टर है ना, सॉर्ट करने के बाद इसको ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना x1 y1 बना देते हैं। पॉइंट्स i, 0 वुड बी x1 एंड y1 वुड बी पॉइंट्स i, 1। ठीक है, अब देखो, अब मैंने x के बेसिस पे सॉर्ट कर रखा है, तो मेरे को पता है कि आगे जो भी पॉइंट्स होंगे मेरे x1 y1 के, वो हमेशा राइट साइड लाई कर रहे होंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको आगे तो नहीं मिलने वाला है वेक्टर में जो कि आपके x1 y1 के लेफ्ट में लाई कर रहा हो। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ x मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। ठीक है, तो फिर जो अगला j लूप होगा वो मेरे को i+1 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स एलिजिबल हैं। पहले जब मैं सॉर्ट नहीं कर रहा था तो हर एक पॉइंट एलिजिबल था b होने के लिए। ठीक है, तो अभी आपके a की वैल्यू ये है और b की वैल्यूज अभी हम राइट साइड से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। j शुड आल्सो बी लेस देन n j++। b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2, उनको जल्दी से मार्क कर लेते हैं। पॉइंट्स j, 0 एंड द y कोऑर्डिनेट वुड बी पॉइंट्स j, 1। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जो आपकी y2 की वैल्यू है वो कहीं ग्रेटर देन y1 तो नहीं है। जैसे इस वाले केस में 2,6 है, कहीं जो आपके x2 y2 की वैल्यू है वो कहीं यहाँ तो नहीं लाई कर रही है। तो ये तो b हो ही नहीं सकता, क्योंकि b हमेशा लोअर राइट साइड होगा हमारे a के, और a अभी क्या है 2,6। ठीक है, तो a की वैल्यूज़ ये रही, b की वैल्यूज़ ये रही। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं y2 ग्रेटर देन y1 तो नहीं है। अगर y2 ग्रेटर देन y1 है तो ये तो वैलिड पॉइंट है ही नहीं b। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो कि आपको कोई पॉइंट ऐसा मिल गया जो कि या तो इक्वल है या तो लोअर है, तो क्या होगा, वो एक वैलिड भी हो सकता है। तो हमको एक ही चीज़ चेक करनी है, सेकेंड वाला केस, कि देयर आर नो अदर पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल और लाइन दे मेक। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, द पॉइंट शुड बी बिलो इट। ठीक है, अगर कोई पॉइंट अपर है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या चेक करना है, अगर मान लो यहाँ से कंटिन्यू नहीं होता है, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, मतलब इतना तो कंफर्म है कि डेफिनेटली जो पॉइंट है वो या तो इक्वल है, y की वैल्यूज या तो इक्वल है, y2 इज इक्वल टू y1, और y2 इज लेसर देन y1। तो उस केस में वो क्या चेक करना पड़ेगा, सेकेंड वाला केस, द पॉइंट मस्ट नॉट बी ब्लॉक्ड बाय सम अदर पॉइंट। ठीक है, अब बस मेरे को ये चीज़ चेक करनी है। एक चीज़ मिस हो गई, यहाँ पे मैंने एक मैक्स y वेरिएबल नहीं बनाया कि अभी मैंने कौन सी मैक्सिमम वैल्यू y देखी है। इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ एंट मेन से। ठीक है, अब मैं देखता हूँ जो मेरे को y2 की वैल्यू मिली है, क्या वो मेरे मैक्स y से ज़्यादा है। अगर वो मैक्स y से ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, मतलब ये ऑलरेडी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट बी बाय सम अदर पॉइंट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, काउंट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। अब हमको एक y2 की वैल्यू ऐसी मिली है विच इज़ ग्रेटर देन माई मैक्स y, तो मेरे को मैक्स y को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो मैक्स y क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ मैक्स y कॉमा y2। ठीक है, अब आई थिंक ये कोड तो सही है, कुछ गलती होगी तो ठीक करेंगे। यहाँ पे मेरे को रिटर्न करना है काउंट को, राइट। एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गलती होती है तो सही करेंगे। कंपेयर नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, रन करके देखते हैं। इन 3 टेस्ट केसेस पे कोड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, अच्छे खासे सोल्यूशंस को रन टाइम और मेमोरी में बीट कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो मैं बोलूँगा जिस पे आप ध्यान दो, वो ये है कि मैक्स आई का ट्रैक मैं रख क्यों रहा हूँ। ठीक है, और जब भी मेरे को कोई y2 ऐसा मिल रहा है विच इज़ ग्रेटर देन मैक्स वाई, तभी मैं काउंट को क्यों इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं अच्छे से। तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप प्लीज़ थोड़ा पीछे जाना, इसको समझने की कोशिश करना, एक बार आप खुद भी पेन पेपर पे ट्राई करना। ठीक है, अब जल्दी से स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। ये वाला लूप जो है ये एक कंप्लीट नेस्टेड लूप है, राइट। इसका जो आउटर लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, और ये वाला लूप भी एट मैक्स n टाइम्स चलेगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले नेस्टेड लूप की क्या हो जाएगी, ओ ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्स सॉर्ट भी कर रहा हूँ मैं, राइट, तो सॉर्टिंग में की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ n लॉग n। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ n स्क्वायर प्लस n लॉग n आप इग्नोर कर दोगे, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ n स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ ऑफ n रेज़ टू पावर 2। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करें तो कोई और स्टैक वेक्टर क्यू स्ट्रिंग कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ 1 होगी। ठीक है, तो हमने ओ ऑफ n स्क्वायर टाइम में और ओ ऑफ 1 स्पेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।
एक बार चेक करते हैं, राइट, इट्स मार्केट हेल्पफुल, ओह ओके। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया हो, जो अप्रोच डिस्कस करी, जो इंक्लूशन डिस्कस करी, वो समझ में आया हो, ठीक है, कोड समझ में आया हो। कोड में अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। और अगर सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।